मंगल के रोज मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि धोबी घाट के पास किसी की लाश मिली है। इतना देने वाला एक गरीब सूरत धोबी था जो सुबह अपने काम पर निकला था। उसने अपने गंदे मेले कपड़ों का गुटरा लाद रखा था और उसका कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। धोबी घाट से कोई 25-30 गज पहले कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया था। धोबी ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद धोबी सीधा थाने चला आ गया। लाश की इतला मिलते ही मैंने जन सिपाहियों को साथ लिया और मौके पर पहुंच गया। धोबी की इतला दुरुस्त थी। झाड़ियों के पास वाकई एक लाश पड़ी हुई थी। वो एक मर्दाना लाश थी। पहली नजर में इसकी उम्र का अंदाजा मैंने 30-32 साल लगाया, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ। मरने वाले की उम्र 31 साल थी। इसने गहरे नीले रंग की पतलून पहन रखी थी। शर्ट का रंग नीला आसमानी था। इसके पाँव में बाटा की सैंडल थी। शक्लो सूरत से वो माकूल आदमी नजर आता था। इसकी वजह कतर से आसूदगी टपकती थी। उसके चेहरे, कंधे और सर पर चोटों के निशानात वादे नजर आ रहे थे। सबसे अहम बात ये थी कि वो फर्श पर जमीन पर चित पड़ा हुआ था और इसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर एक खंजर दस्ते का खंजर जो है पेवस था। जाहिर था इसे कत्ल किया गया था। कातिल जो कोई भी था, मैंने पहले मकतूल का तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसने बाकायदा उसके सीने में खंजर घोंपा था। मकतूल की गर्दन, चेहरे और सर पर लगने वाली जरूरत से जाहिर होता था कि ये कारनामा किसी गंद आले की मदद से सर अंजाम दिया गया है, मिसाल के तौर पर किसी लाठी या डंडे वगैरह से। तमाम इन चोटें तो खून नहीं निकला था। अलबत्ता मकतूल के सीने में जहाँ खंजर का दस्ता सीने तक गड़ा था, वहाँ से खासी मकदार में खून निकला हुआ था, जो उसकी शर्ट को भिगोने के बाद कच्ची जमीन में जज़ब हो चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकतूल को कैद हयात से आज़ाद हुए 5-6 घंटे गुजर चुके थे। इसका मतलब था कि ये सानिया रात 12 बजे के बाद पेश आया था। अब मौके पर जो है 10-12 अफराद जमा हो चुके थे। मैंने सबकी मौजूदगी में लाश को उलट पुलट कर देखा, फिर उसकी मुकम्मल तलाशी ली। मकतूल की जेबों से कोई काबिल जिक्र चीज़ बरामद नहीं हुई। इस बात पर मुझे हैरत हुई थी। मकतूल अपनी ज़ाहिरी लिए थे तो ठीक ठाक नजर आता था, मगर इसके पास से ना तो कोई नकदी निकली थी और न ही इसकी कलाई पर घड़ी नाम की कोई चीज़ बनी नजर आ रही थी। मैंने फौरी तौर पर जो अंदाज़ा कायम किया वो ये था कि वो बदनसीब चोर अचक्के या उठाईगीर उसे का निशाना बन चुका था। मैंने बगौर जायका का जायजा लिया। हर तरफ सुकून ही सुकून नजर आता था। किसी भी अफरा तफरी के आसान ना मकसूद थे। इस बात ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया था। अगर वो बदनसीब वाकई किसी लुटेरे का निशान बना था तो यकीनी तौर पर इसने अपने बचाव के लिए मज़ाहमत तो की होगी, लेकिन लाश के आसपास ऐसी अलामत नज़र नहीं आ रही थी जो इस किस्म के वाक़यात का लाजमी हिस्सा होती हैं। एक ख्याल मेरे दिल में ये भी आया कि मुमकिन है इसे किसी और जगह पर कत्ल किया गया और बाद में यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया हो, लेकिन फौरी तौर पर एक दूसरे ख्याल ने पहले की तस्दीक कर दी। मकतूल के सीने में तरह वो खंजर, वहाँ से रिसने वाला वो खून जाहिर करता था कि इसे इस जगह मौत के घाट उतारा गया था। मैंने जाए वारदात का तफसीली नक्शा तैयार किया। इस दौरान मैं जो है सरकारी फोटोग्राफर मुख्तलिफ जावियों से मकतूल की तस्वीर बनाता रहा। ये सब कुछ ज़ब्त की कार्रवाई का हिस्सा होता है। 1 घंटे में ये कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद अफराद के बयान कलमबंद करने लगा, लेकिन इस पूछगछ का नतीजा सिफर के बराबर हुआ। वहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स मकतूल से वाकिफ नहीं था। जिस धोबी ने थाने में इतला दी थी उसका नाम मोहम्मद सादिक था। मैंने उससे काफ़ी सवाल किए। वो बेचारा जो कुछ भी जानता था वो थाने में बयान कर चुका था। वो धोबी घाट से नज़दीकी एक बस्ती में रहता था। 2 कांस्टेबल लाश के साथ अस्पताल चले गए थे। 3 मौके पर मौजूद थे। मैं इनके साथ नज़दीकी बस्ती में गया और मुख्तलिफ लोगों से पूछगछ की, मगर कोई कारआमद बात नहीं मालूम हो सकी जो तफ्तीश में मेरे लिए मुआविन साबित होती। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद मैं जब वापस थाने आया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की इंतज़ार करने लगा। दूसरे रोज़ जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। उसके साथ ही केमिकल एग्जामिनर की लेबॉरेटरी रिपोर्ट से भी मुंसलिक थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मकतूल की मौत का तयन रात 2 और 3 बजे के दरमियान किया गया था, यानी इस वक्त 15 अगस्त की तारीख का आगाज़ हो चुका था। मकतूल की जिस्म पर ज़रूरत के छोटे मोटे बड़े निशानात पाए जाते थे। तमाम मकतूल की मौत के सीने में उतरने वाले खंजर के सबब ही हुई थी, जिसके चलते वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। लेकिन एक चौंका देने वाली बात यह भी थी कि मकतूल की मौत बेहोशी के आलम में हुई थी, यानी कि वो अपने होशो-हवास में नहीं था। इस बात की तस्दीक केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से भी होती थी, जिसके मुताबिक मकतूल के मैदे में ख्वाब आवर दवा की आजमाइश पाई गई थी। ये एक अहम इतला थी और एक बहुत ही अहम नुक्ता भी था। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट में थाने का रिवाज आम नहीं हुआ था, ना ही अदालत में इसको कोई ख़ास अहमियत दी जाती थी।
अब सबसे अहम मरहला मकतूल की लाश की शनाख्त का था। अब तक की पूछगछ से तो यही मालूम हुआ था कि कोई भी मकतूल से वाकिफ नहीं था। फोटोग्राफर ने मकतूल की तस्वीरों के प्रिंट तैयार कर लिए थे। मैंने इसे अपने थाने के चंद होशियार किस्म के कांस्टेबलों को वो तस्वीरें देकर हुक्म दिया कि वो पूरे इलाके में इसके बारे में ले जाकर मालूमात इकट्ठी करें। एक तस्वीर जो है मैंने अपने परस में भी रख ली थी। इस तलाश का आइंदा 2 रोज तक कोई भी नतीजा बरामद ना हुआ तो मैंने अस्पताल के मुर्दा खाने से मकतूल की लाश मंगवा कर उसकी तदफीन वगैरह एक मजहबी इदारे के सुप्त कर दी। हमने सैकड़ों अफराद को मकतूल की तस्वीरें दिखाई लेकिन कोई भी इसे शनाख्त ना कर सका। इससे ये बात पक्की हो चुकी थी कि मकतूल इस इलाके का रहने वाला नहीं था, वो किसी दूसरे शहर से यहाँ आया था। इस बात के पेश नज़र मैंने अपनी तफ्तीश का रुख स्टेशन के नज़दीक वाक़ होटलों की जानिब मोड़ दिया। ऐसी एक कोशिश के दौरान में मुझे उम्मीद थी कि कोई एक किरण दिखाई दे गई थी। रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब वाक़ एक होटल वाले ने मकतूल की तस्वीर को बगौर देखने के बाद उसे पहचान लिया था। मैं इस वक्त सादा लिबास में था। होटल के मालिक ने सवालिया नजरों से मुझे देखा और पूछा, क्यों जनाब, इस बंदे के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? मेरा नाम जो है मलिक सफदर हयात है। मैंने अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। मैं मुकामी पुलिस का थाने का इंचार्ज हूँ। ओह, तो आप थानेदार साहब हैं? वो जो है एकदम सीधा होकर बैठ गया। बिस्मिल्लाह करें जनाब, आए हैं, तशरीफ लाएं अंदर। उसने कुर्सी की जानिब भी इशारा किया, फिर खुद भी काउंटर के पीछे से निकलकर मेरे पास आ गया। वो एक औसत दर्जे का होटल था, जैसे कि आमतौर पर स्टेशनों के ऊपर बने होते हैं। नीचे एक वसी हॉल था जहाँ मेज़ और कुर्सियाँ लगी थी। इसके ऊपर कमरे बने हुए थे, यानी इस होटल में मुसाफिरों के क़याम ताम का भी मुकम्मल इंतजाम मौजूद था। होटल के मालिक का नाम रफीक बाजवा था। हम बैठ चुके तो इसने बेरे को अपने पास बुलाया। इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर करा, मैंने हाथ की इशारे से उसे मना करते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेज़बान ड्यूटी पर हूँ। फिर भी जनाब, थोड़ी बहुत तो खिदमत का हमें मौका दें। वो बड़े इनक्सार से बोला, मौसम बहुत गर्म है, मैं आपके लिए दूध सोडा बनवाता हूँ। मैंने कहा, दूध सोडा उधार रहा बाजवा साहब। इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत तो ये है कि आप मुझे इस शख्स के बारे में जो कुछ भी आपको मालूम है वो बताएं। मैंने मकबूल की तस्वीर की जानिब इशारा किया। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि चंद रोज़ पहले ये मेरे होटल में क़याम कर चुका है, रफीक बाजवा ने बताया। और फिर ये अचानक गायब हो गया बगैर कुछ खाए पिए और बताए। इसके इस तरह चले जाने पर रफ़ाकत अली भी हैरान था। कौन रफ़ाकत अली? इसका कोई जानने वाला था जनाब, रफीक बाजवा ने जवाब दिया। मुनीर हुसैन ने बताया था कि इसका दोस्त है और यहीं लालपुर फैसलाबाद में रहता है। मेरे पूछने पर रफीक बाजवा ने अपनी बात की वजाहत की। मलिक साहब, आपने जिस बंदे की तस्वीर मुझे दिखाई है, इसका नाम मुनीर हुसैन है। अपनी बात खत्म करके उसने पूरी तेज लहजे में कहा, खैर तो है जनाब, क्या हो गया है इस बंदे को? किसी ने मुनीर हसन को कत्ल कर दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में कहा। रफीक बाजा ने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाया पर पूछा, ये कब की बात है? मैंने बता दिया, 15 अगस्त को इसकी लाश धोबी घाट वाली झाड़ियों के पास से मिली थी। किसी ने इसके दिल में खंजर फूंक कर उसे हलाक कर दिया था। रफीक बाजा के मुंह से बेसाख्ता निकला, बेचारा, किस्मत का मारा, खुदा जाने कौन था। मैंने रफीक बाजवा से पूछा, मुनीर हुसैन आपके होटल में कब आया था? वोट कर काउंटर पर गया, फिर वहाँ पर रखे रजिस्टर के साथ उलट पलट करके वापस मेरे पास और बताया, मुनीर हुसैन 12 अगस्त की शाम को मेरे होटल में आया था। मैंने कहा, आपके रजिस्टर में ये भी दर्ज होगा कि वो कहाँ से आया था और लालपुर में से क्या काम था? मलिक साहब, मुसाफिरों से इतनी तफसीली बातें नहीं पूछते हम, और न ही मुसाफिर ऐसी बातों को पसंद करते हैं। रफीक बाजवा ने बताया, यहाँ तो मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। रोज़ाना 20 मुसाफिर आते हैं तो 15-20 जाते हैं, तो फिर 10 आ जाते हैं। हम रजिस्टर में सिर्फ मुसाफिर का नाम और आने जाने की तारीखें दर्ज करते हैं। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला। फिर मुनीर हसन ने तो 1 हफ्ते का किराया एडवांस दिया था। मैंने कहा, इसका मतलब है 19 अगस्त तक यहाँ क़याम करना था। मेरा भी यही ख्याल था जनाब, लेकिन वो 14 अगस्त को गया तो फिर लौट कर ही नहीं आया। रफीक बाजवा ने साबत में गर्दन हिलाते हुए कहा, हालांकि ऐसा तो होता है कि मुसाफिर अपने प्रोग्राम में तब्दीली वगैरह कर लेते हैं, मुकर्रर वक्त से पहले ही होटल छोड़ देते हैं, लेकिन इस सूरत में वो बाकायदा हमें मुतल्ला करते हैं, मुनीर हुसैन की तरह अचानक गायब भी नहीं हो जाते। मैंने पूछा, बाजवा साहब, आपने बताया है कि रफ़ाकत अली नामी एक शख्स आपके होटल में मकतूल मुनीर हुसैन से मिलने आता था और मुनीर हुसैन उसे अपना दोस्त बताता। आपको पता है रफ़ाकत अली यहाँ किस जगह पर रहता है? नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में भी। रफ़ाकत अली आखिरी मरतबा कब यहाँ आया था? कुछ देर सोचने के बाद रफ़ाकत बाजवा ने जवाब दिया, अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि 14 अगस्त को दोनों एक साथ ही होटल से निकले थे। रफ़ाकत अली करीब करीब के रोज़ ही मुनीर हुसैन से मिलने आता था और इसके साथ कुछ रोज़ गुजार कर वापस भी चला जाता था। मुनीर हुसैन जब भी होटल से बाहर जाता तो रात 10 बजे से पहले वापस आ जाता, लेकिन 14 अगस्त को तो वो वापस ही नहीं आया था। मैंने सोचा शायद वो रफ़ाकत अली के पास ठहर गया होगा, लेकिन दूसरी सुबह जब रफ़ाकत अली ने यहाँ आकर मुनीर हुसैन के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि वो गुज़िश्ता रात वापस नहीं आया था। इस पर जो है रफ़ाकत अली ने अपनी हैरत का इजहार किया और नफ़ी में से रिलाते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाया, बेवकूफ़ पागल, इसके बाद आपने रफ़ाकत अली को नहीं देखा? नहीं जनाब, उसने कतई से जवाब दिया।
نہ اس ہوٹل میں اور نہ ہی کسی آس پاس گلی یا بازار میں۔ تفتیش کے اسرا میں مجھے روشنی کی جو ننھی سی کرن دکھائی دی تھی اب وہ بالکل مدھم ہو چکی تھی۔ میری پوری توجہ اب رفاقت علی پر لگی ہوئی تھی۔ اگر رفاقت علی کا کوئی سراغ مل جاتا تو حالات کے ان کے اوپر سے پردہ اٹھ سکتا تھا، مگر رفاقت علی کی کس طرح پہنچا جائے اس تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک بات کی تو تصدیق ہو گئی تھی کہ مقتول منیر حسین جو اس شہر کا باطنی نہیں تھا، اور یہ بات بھی روشیا بل کی طرح آیا تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ میں جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ جب کوئی سمجھ میں نہ آیا تو میں نے رفیق باجوہ سے پوچھا، میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں مقتول حسین ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، ٹھہریں جی، میں ذرا پتہ کرواتا ہوں اس کمرے کا مسافر اس کمرے میں موجود ہے یا ابھی باہر نکلا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا وہاں کوئی دوسرا مسافر ٹھہرا ہوا ہے؟ ظاہر ہے ملک صاحب، میرا تو یہ روز کا وسیلہ ہے، میں ہوٹلوں کے کمروں کو خالی تو نہیں رکھ سکتا نا۔ منیر حسین نہیں تو کوئی اور صحیح، رفیق باجوہ نے بھاری آواز میں کہا۔ ویسے میں اصول کا بہت کھرا ہوں، میں نے 19 تاریخ تک کمرہ نمبر 13 کسی دوسرے مسافر کو نہیں دیا، کیونکہ میں منیر حسین سے 1 ہفتے کا کرایہ وصول کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا، منیر حسین آپ کو اطلاع دیے بغیر کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے سامان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سامان؟ رفیق باجوہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خالی ہاتھ آیا تھا جناب، اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ وہ جتنے دن میرے ہوٹل میں رہا میں نے اسے ایک ہی پتلون قمیض میں دیکھا تھا۔ رفیق باجوہ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ درگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کسی بھی مرحلے پر مجھے محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی بات کو چھپانے کی یا پھر حقیقت کو بگاڑنے کی پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی، اگر وہ حقائق کو چھپانے کے لیے کسی داؤ پیچ سے کام بھی لے رہا تھا تو وہ بہت بڑا اداکار تھا۔ ویسے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں مقتول کے کمرے کا جائزہ لینا فضول ہی تھا۔ ہوٹل کے مالک بقول مقتول کے پاس سامان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی جس سے اس کے بارے میں کوئی کارآمد معلومات ہو سکتی۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا، باجوہ صاحب آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں تو آپ کا خادم ہوں جناب غریب نواز، ہوٹل کو آپ اپنا ہی سمجھیں، آپ جس قسم کا تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے فوراً تیار ہو جاؤں گا۔ فی الحال تو آپ بس اتنا کریں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، جیسے ہی رفاقت علی کا تختہ معلوم ہو فوری طور پر آپ مجھے مطلع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ رفاقت منیر حسین کے قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ میں بھی آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں جناب، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ بھی فوراً کھڑا ہو گیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، لیکن اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے باجوہ صاحب، کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، حتیٰ کہ آپ کے عملے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رفیق باجوہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر بخوبی عمل کرے گا۔ میں اس سے ہاتھ ملانے کے بعد واپس ہوٹل سے نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد رفیق باجوہ تھانے میں موجود تھا، اس کے ساتھ 13-14 سال کا ایک ملازم لڑکا بھی تھا۔ میں نے رفیق کو بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو کر تیموگانہ لہجے میں بولا، جیرے تو باہر جا کے برآمدے میں بیٹھ جا، میں بولاؤں تو تو اندر آ جانا۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی جیرا نامی لڑکا کمرے سے نکل گیا۔ رفیق باجوہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں گیا ہوا، ملک صاحب ایک بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس۔ کیا رفاقت علی کا کوئی سراغ مل گیا ہے؟ وہ اندرونی خوشی کو دباتے ہوئے بولا، رفاقت علی کو گولی ماری جناب، میں تو اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ کو بتانے آیا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا، کہیں یہ میں سن رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے منیر حسین کس چکر میں لائٹ پور آیا تھا۔ وہ سرگوشانہ انداز میں بولا، کس چکر میں؟ رفیق باجوہ نے دھیمی آواز میں بتایا، وہی ازلی چکر ہے جناب، عورت کا چکر۔ بجھارتے نہیں ڈالو بھائی رفیق، جو جانتے ہو کھل کر بتاؤ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہی تو بتا رہا ہوں ملک صاحب، وہ بھی جواب میں سنجیدہ ہو گیا۔ منیر حسین گھنٹہ گھر بازار کی رہائشی ایک عورت کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری دلچسپی سے رفیق باجوہ کی بات سننے لگا۔ اس نے واقعی ایک اہم انکشاف کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب یہاں گھنٹہ گھر بازار میں فضل کریم نامی ایک شخص رہتا ہے، ادھر مین بازار میں اس کی جوتوں کی دکان ہے، فضل شوز کے نام سے وہ اپنی یہ دکان چلاتا ہے۔ منیر حسین نے فضل کریم کی بیوی زاہدہ کے پیچھے یہاں آیا تھا وہ۔ میں نے کہا، باجوہ صاحب آپ کو یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ لڑکا جسے میں نے باہر بیٹھنے کو کہا ہے، وہ میرے ہوٹل کے باورچی خانے میں کام کرتا ہے، رفیق باجوہ نے بتایا۔ اس کا نام نذیرہ عرف جیرا ہے۔ مقتول منیر حسین نے جیرے کے ساتھ ایک رکاو زاہدہ کو بھجوایا تھا۔ جیرے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ دوسرے روز کوئی لگ بھگ 4 بجے زاہدہ منیر حسین سے ملنے ہوٹل بھی آئی تھی۔ میں ادھر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے میں زاہدہ کو ہوٹل میں داخل ہوتے اور نہیں نکلتے ہوئے دیکھ سکا، ورنہ کل ہی میں آپ کو یہ سب بتا دیتا۔ رفیق باجوہ کی فراہم کردہ اطلاعات کی سنسنی خیز خبر تھی۔ میں نے جیرا نامی لڑکے کو فوری طور پر اندر بلا لیا۔ وہ شاید تھانے میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اس لیے خاصا سہما ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے بھی سائے لے رہے تھے۔ میں نے انتہائی نرم لہجے میں اسے بیٹھنے کو کہا، وہ بس دور کھڑا رہا۔
और कभी मुझे और कभी रफीक बाजवा को सिरसिमा नजरों से देखने लगता। और तुमने सुना नहीं मलिक साहब क्या कह रहे हैं? रफीक बाजवा ने उसे धक्का दिया। वो लड़ती हुई आवाज में बोला, जनाब मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं बेकसूर हूँ। मुझे उसकी हालत पर बहुत रहम आने लगा। मैंने कहा, अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया है तो तुम्हें घबराने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, खामोशी से बैठ जाओ और जो मैं पूछूं उसका सीधा और सच्चा जवाब दो। वो झिझकता हुआ बैठ गया। फिर मरियम सी आवाज में बोला, पूछे जी। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि कमरा नंबर 13 के मुसाफिर ने तुम्हें कोई रुका दिया था। जी जनाब। वो ज़ुर्दा नजरों से रफीक बाजवा को देखते हुए बोला। रफीक ने उसे डांटा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मलिक साहब को जवाब दो भाई। जनाब मुझे थानेदार साहब से बहुत डर लग रहा है, इनकी मुझे तो बहुत ही खतरनाक है और वो मुझे घूर घूर कर भी देख रहे हैं। जीरे ने भराई हुई आवाज़ में अपने खौफ का इजहार किया। रफीक ने सगलेजे में कहा, और खोते थे पुत्र, तुमने कोई जुर्म नहीं किया, फिर डरने की क्या जरूरत है तुझे? भूखे वाली रिपोर्ट मलिक साहब को बता दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी बताता हूँ। वो थूक निकलते हुए बोला। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, कमरा नंबर 13 के मुसाफिर ने मुझे एक रुका दिया था और घंटा घर का एक पता भी समझाया था। फिर वो मुझे रुका पहुंचाने के लिए 10 रुपये का एक नोट भी दिया करता था। काम बहुत आसान था, इसलिए मैंने भी फौरी तौर पर हामी भर ली और वो रुका इस पते पर पहुंचा दिया। मकतूल ने एक मामले रुके की तरसील के लिए इस बच्चे को रिश्वत दी थी, इससे इस रुके की अहमियत का अंदाजा होता था। 10 रुपये को आप लोग मामूली रकम ना समझे, ये जिस जमाने का जिक्र है उसमें 10 रुपये को भी अच्छा खासा रकम शुमार किया जाता था। मैंने नज़ीर उर्फ जीरे से पूछा, मुनीर हुसैन ने तुम्हें वो रुका कब दिया था? अपने आने के दूसरे दिन जनाब। जीरे ने बताया, मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन इतवार था। रफीक बाजवा ने मुझे बताया कि मकतूल हुसैन इस होटल के में जो है 12 अगस्त की शाम को आया था, यानी हफ्ते के रोज़। जीरे के बयान के मुताबिक इसने रुका इतवार यानी 13 अगस्त को जहना नामी किसी औरत को भिजवाया था। थोड़ी देर पहले मुझे रफीक की ज़ुबानी ये भी मालूम हुआ था कि बकौल जीरा इससे अगले रोज़ कमों पे 4 बजे ज़ायदा को होटल में लिए मुनीर हुसैन से मिलने भी आई थी। इसका मतलब है वो 14 अगस्त बरोज़ पीर होटल में आई थी, जबकि मैं होटल गरीब नवाज गया था। तो रफीक बाजवा ने ये पूरे यकीन से बताया था कि 14 अगस्त की शाम मुनीर हुसैन उसका दोस्त रफाकत अली एक साथ होटल से निकले थे, जिसके बाद मुनीर हुसैन की वापसी नहीं हुई थी। फिर इसके दूसरे दिन यानी मंगल 15 अगस्त को तो उसकी लाश ही धोबी घाट की झाड़ियों के पास पड़ी हुई मिली थी। इन तमाम तारीखों और दिनों के हिसाब को मुद्देदार रखते हुए मैंने जीरे से सवाल किया, तुमने बताया कि मकबूल हुसैन ने तुम्हें इतवार के दिन को रुका दिया था, ज़रा सोच कर बताओ, इसने रुका तो देते वक्त तुमसे क्या कहा था? एक बात की वजाहत कर दूं कि रफीक बाजवा की ज़ुबानी जीरे को मालूम हो चुका था कि मुनीर हुसैन को किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बेपनाह खौफजदा होने की बुनियादी वजह भी यही थी। उसे खदशा था कि पुलिस कहीं उसे ही कत्ल के इल्ज़ाम में न धर ले, लेकिन मेरे तजुर्बे ये बता रहे थे कि जीरे का कत्ल से इस मामले से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। फिर भी तफ्तीश तो ज़रूरी थी ना, बिलादत मुझे इससे कोई भी अहम बात मालूम हो सकती थी। जीरे ने जो जवाब दिया, जनाब मुनीर हुसैन ने रुका देने से पहले मुझसे एक और काम भी करवाया था। वो क्या? इससे मुझे मेन बाजार की एक दुकान का पता समझाकर कहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और ये भी देख कर आऊँ कि वहाँ मुझे कोई छोटे कद का ऐसा बंदा बैठा है जिसने ऐनक भी लगा रखी है और उसकी दाढ़ी भी हो। जीरे ने एक ही सांस में मालूमात का खजाना उगल दिया। मैंने महसूस किया आहिस्ता आहिस्ता का खौफ जो है वो ख़त्म हो रहा था। वो बात जारी रखते हुए बोला, मुनीर हुसैन ने मुझे जिस दुकान पर भेजा था वो जूतों की दुकान है, फजल शूज़। वो रुका तो मैंने सवाल किया, फिर क्या हुआ? मुनीर हुसैन ने जिस शख्स को देखने मुझे भेजा था वो वाकई दुकान में मौजूद था। मैंने नज़रों में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो दुकान का मालिक था, क्योंकि वो वहाँ मौजूद ग्राहकों से जूतों की रकम लेकर अपनी मेज़ की दराज में डाल रहा था। मैंने वापस आकर मुनीर हुसैन की रिपोर्ट दी। इसके बाद ही इसने मुझे घंटा घर बाजार के एक मकान का पता बताया और हिदायत की कि मैं वो रुका जायदा नामी औरत के हाथ में देकर फौरी तौर पर वापस आ जाऊँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है इस रुके में क्या लिखा हुआ था? ये सवाल मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया था। उसने जवाब दिया, जनाब वो रुका जो एक लिफाफे में बनता अगर बंद ना भी होता तो मैं ये नहीं जान सकता था कि इसमें क्या लिखा था, क्योंकि मैं पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं जानता। मुझे तो बस 100 तक गिनती आती है या फिर कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में अपना नाम लिख लेता हूँ। तुमने ज़्यादा नामी इस औरत को वो रुका दिया और ये बताया था कि वो रुका किसने भेजा था? जीरे ने नफी में सर हिलाया। नहीं जनाब, बस मुनीर हुसैन ने मुझे ताकीद की थी कि मैं इस औरत से कोई बात ना करूं, बस रुका उसके हाथ में रखकर वापस लौट आऊं। और तुमने ऐसा ही किया? जी लफ्ज़ जी इसके मुंह से इस तरह खारिज हुआ था जैसे वो मेरे जुमले का जो मफहूम समझ गया हो या ना समझ पा। रफीक बाजवा ने कहा, मलिक साहब मैंने अपने तौर पर जो मालूमात इकट्ठी की हैं इसके मुताबिक जायदा नामी वो औरत फजल चूस वाले पस्तागत मौलवी फजल करीम की बीवी है। घंटेघर बाजार में इनका अपना पक्का जो है मकान है और इनके 3 बच्चे भी हैं। बहुत खूब, मैंने सराहे जाने वाले अंदाज में कहा। बाजवा साहब
آپ جو ہے غلط فیلڈ میں چلے گئے، آپ کو تو جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، کھوج کا کام تو آپ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں بھائی۔ اپنی تعریف سن کر تو وہ اور بھی خوش ہو گیا، بولا اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے جناب؟ میں نے کہا آپ مجھے فضل کریم کے جو ہے گھر کا پتہ بتا دیں یا پھر رہنمائی کے لیے جیرے کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اب آپ کا کام تو ختم ہوا اور میرا کام شروع ہو گیا ہے، میری غیر موجودگی میں تو جو بیچارہ خوف سے کانپتا رہ جائے گا۔ ملک صاحب، رفیق باجوہ نے جیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو فضل کریم کی دکان اور جو ہے مکان دونوں کا پتہ اور تفصیل لکھ کر دے دیتا ہوں، جیرے کو آپ جانے ہی دے تو اچھا ہے۔ میں نے جیرے کو جانے کی اجازت دے دی۔ رفیق باجوہ نے دونوں پتے ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے مجھے دے دیے۔ وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے اس کی یاد دہانی کے لیے کہا، رفاقت علی بھول نہیں جانا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ رفیق باجوہ کے جانے کے بعد میں نے SI سکندر علی کو اپنے ساتھ لیا اور فضل کریم کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ فضل کریم کی دکان پر جاؤں گا، لیکن پھر میں نے جو ہے اپنا ارادہ بدل دیا۔ فضل کریم کے غیر موجودگی میں زائدہ کو گھیرنا زیادہ مناسب لگا تھا مجھے۔ جب ہم جو ہے مطلوبہ مکان کے پتے پر پہنچے تو دن کے 3:30 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور دھوپ جو ہے اپنے جوبن پر تھی۔ میری دستک کے جواب میں ایک بچہ دروازے پر آیا، اس نے دروازے کا پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ 6-7 سال کا وہ ایک معصوم صورت بچہ تھا۔ میری وردی پر نظر پڑتے ہی وہ تیز آواز میں چلایا، امی امی پولیس آئی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سکندر علی نے میری تفتیش کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہاں جو ہے سادہ لباس میں آنا چاہیے تھا۔ غلطی تو واقعی ہوئی ہے، میں نے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، اب اس غلطی کو بھگتنا تو پڑے گا نا۔ میری بات ختم ہوئی تھی کہ دروازے کی اور میں مجھے کسی کی آمد محسوس ہوئی اور ایک انتہائی محترم آواز میری سماعت سے ٹکرائی، کیا بات ہے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ یقینی طور پر زائدہ ہی ہو سکتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں ایک ہی عورت کا وجود پایا جاتا تھا۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ عورت تھی اور وہ بچہ جو ہمیں دیکھ کر چلاتا ہوا اندر بھاگا تھا، وہ بھی اس وقت دروازے کا پٹ تھامے کھڑا تھا۔ شاید ماں کی موجودگی میں اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پھر پوچھا، فضل کریم کا گھر یہی ہے؟ جی یہی گھر ہے، لیکن وہ جو ہے اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ ادھر مین بازار میں ان کی دکان، ہمیں فضل کریم سے نہیں بلکہ تم سے کام ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یقینی طور پر زائدہ فضل کریم کی بیوی، اس نے ایک لمحے کے وقفے سے جواب دیا، آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن اب آپ کو کیا کام ہے؟ وہ اتنا ضروری کام ہے کہ گلی میں کھڑے ہو کر نہیں بتایا جا سکتا، میں نے پرسرار انداز میں کہا، گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں فضل کریم کی غیر موجودگی میں آپ کو جو ہے گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ وہ جلوس ہو کر بولی، آپ ایسا کریں کہ مغرب کے بعد آ جائیں، جب تک فضل کریم بھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا جو بات میں تم سے یہاں کرنے آؤں فضل کریم کی موجودگی میں اس کا تذکرہ مناسب نہیں رہے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس کے سوال میں تفتیشی نمایاں تھی۔ میں ایک انتہائی اہم اطلاع تمہیں دینے آؤں۔ کیسی اطلاع؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، وہ اطلاع تمہارے کسی پیارے کی موت سے متعلق ہے۔ ہائے میں مر گئی، اس کے منہ سے بھی ساختہ نکل گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے حسین و جمیل زائدہ کھڑی تھی۔ وہ پرکشش چہرے کی مالک ایک بھرپور عورت تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی زن تھی۔ اس نے لکنت آمیز آواز میں کہا، میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں۔ اور وہ دوسرے ہی لمحے فضل کریم کی سجی سجائی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور سکندر علی بھی ایک صفحے پر بیٹھے تھے، جبکہ زائدہ ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے غمناک انداز میں جو ہے سوال کیا، آپ کون سی بری خبر سنانے آئے ہیں جو فضل کریم کے سامنے نہیں سنائی جا سکتی؟ اطمینان سے بیٹھ جاؤ بی بی، میں نے نرمی سے کہا، اس خبر کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے، فضل کریم کا علم لینا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور ہراساں نظروں سے مجھے صرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، 14 اگست بروز ساپیر 4 بجے تم کہاں تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولی، میرا مطلب ہے میں تو گھر پر ہی تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے سخت انداز میں کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو اور خود کو بہت بڑی مصیبت میں بھی پھنسا رہی ہو۔ میں نے کہا جھوٹ بولا ہے؟ وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منیر حسین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ منیر حسین؟ اس نے منہ کو بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں کہا، میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی۔ ابھی جان لو گی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ 14 اگست کی ساپیر 4 بجے تم ہوٹل غریب نواز کے نمبر کمرہ 13 میں کیا کرنے گئی تھی؟ ہوٹل غریب نواز کمرہ نمبر 13؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زائدہ میری بات کو دہراتے ہوئے بولی، آپ تو مجھے کسی پیارے کی موت کی خبر سنانے آئے تھے اور اب ایسی کسی سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے سپاٹ انداز میں کہا، منیر حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے انتہائی بے دردی سے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے الجھن آمیز تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں بھی الجھن نمایاں تھی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بار بار کسی منیر حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی۔ یقینی طور پر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔
हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बीबी, बल्कि हम तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने आए। सिकंदर अली ने सुलगते हुए लहजे में कहा, मलिक साहब की बातों के ठीक ठीक जवाब दो, वरना हम तुम्हें उठाकर थाने ले जाएंगे। थाने के जिक्र पर जो है वो खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी, फिर अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली, मैंने क्या जुर्म किया, आप मुझे खामख्वाह क्यों ले जाएंगे? जुर्म तो थाने में चलकर मालूम होगा तुम्हारा बीबी, मैंने भी सख्त लहजे में कहा। अभी तो तुम ये बताओ कि मुनीर हुसैन से तुम किस सिलसिले में मिलने आई थी? इस दौरान में दादा के तीनों बच्चे भी वहाँ आ गए थे, जिनकी उम्रें अली तरतीब 6 साल, 5 साल और 3 साल थी। इनके नाम मुझे बाद में मालूम हुए। बड़े बेटे का नाम तारिक महमूद, जिससे छोटे का नाम आरिफ महमूद और सबसे छोटी बच्ची का नाम आबिदा परवीन था। वो तीनों टकटकर हमें और कभी अपनी माँ को देख रहे थे। दादा के लिए खड़े रहना मुमकिन ही रहा था। वही कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, बीबी तुम जितनी देर करोगी तुम्हारी मुसीबत में इजाफा हो जाएगा। अगर तुम्हारा शोर आ गया तो फिर तुम्हारा राज जो है रात नहीं रहेगा, तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी जो है दाव पर लग जाएगी। वो दच होकर बोली, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फजल करीम जो है मुझ पर बहुत एतमाद करता है। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती और नहीं इस नाम के शख्स से मेरा कोई ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। जायदा का एहतजाज जो खासा मजबूत था। मैंने बात को घुमा फिरा कर दूसरे अंदाज में सवाल किया, चलो मान लिया कि तुम मुनीर हुसैन से ना वाकिफ हो। थोड़ी देर के लिए मैं ये बात भी तस्लीम कर लेता हूँ कि फजल करीम तुम पर भरोसा करता है। तुम इसकी नज़र से गिरने वाला कोई काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब तो मुझे ये बताओ कि 14 अगस्त को गरीब नवाज होटल के कमरा नंबर 13 में तुम इस शख्स से मुलाकात करने क्यों गई थी? अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही मैंने जेब से मकतूल मुनीर हुसैन की तस्वीर निकालकर जायदा के आंखों के सामने कर दी। इसने नज़र भरकर तस्वीर को देखा, फिर बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला, नसीर अहमद। क्या हुआ इसे? मैंने और सिकंदर अली ने चौंक कर देखा। इस नए शिकार पर नहीं जो हमें इधर-उधर कर दिया था। मैंने जायदा से पूछा, तुम इस शख्स को जानती हो? हाँ, इसका नाम नसीर अहमद है, जायदा ने जवाब दिया। लेकिन आप बताते क्यों नहीं इसे? आखिर हुआ क्या है? मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बीवी ये तस्वीर मकतूल मुनीर हुसैन की है, जिसे 14 अगस्त की दरमियानी शब किसी ने कत्ल करके धोबी घाट की झाड़ियों के पास फेंक दिया था। हम इसी कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। अचानक जायदा के चेहरे पर दर्दी सी छा गई। वो कमजोर से आवाज में बोली, मगर मेरा इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? तुम वो हस्ती हो जो 14 अगस्त की दोपहर में मकतूल से होटल के कमरे नंबर में मिली थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। और हमें ये भी मालूम हो चुका है कि इनमें से एक रोज़ कबल मकतूल ने तुम्हारे नाम एक 10 रुपया भेजा था। हमारे पास और भी काफ़ी सारी शहादतें और पैगंबर मौजूद हैं। अगर तुमने कानून की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। अचानक ही उसने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बस एक ही बात की तकरार की जा रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने नसीर को कत्ल नहीं किया। मेरा तो ख्याल था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा। मैं कुछ नहीं जानती आगे इसके साथ क्या हुआ। माँ की देखा देखी बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। वो बेटा देखते ही देखते मातम कुदा हो गई। सिकंदर अली इस सूरत हाल से बौखला गया, लेकिन मैं जानता था कि लोहा गर्म है, इस वक्त चोट लगाना ज़्यादा मुनासिब था। मैंने बायदगी दादा को पुकारा, फिर तसल्ली आमिर लहजे में कहा, देखो बीबी, अगर तुम कानून के साथ ताउन करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे बचाव का कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। वो गुलगैर आवाज़ में बोली, मैंने कोई कसूर ही नहीं किया थानेदार साहब। खुदा गवाह, नसीर अहमद की मौत से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा कोई बाल भी भीगा नहीं होगा। अब तो मुझे सिर्फ सच सच बताओ। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने इजाफा किया, मुझे कुछ भी बताने से पहले एक ज़रूरी काम ये करोगे, पहले खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। मेरी तसल्ली और तशवीश से उसका हौसला बढ़ा। मेरी बात उसके समझ में आ गई और उसने रोना बंद किया। फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पहुँचते हुए अपने बच्चों की जानिब मुतवज्जा हो गई। थोड़ी देर में वहाँ खामोशी छा गई। मैं ज़्यादा से कोई सवाल पूछने का इरादा कर ही रहा था कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त 5 के करीब का वक्त था। अभी फजल करीम के आने में करीब करीब 2 घंटे बाकी थे। दादा ने बताया था कि वो मगरिब के वक्त दुकान बंद करके ही घर आता था। मैं जाकर देखती हूँ। जो दादा ये कहते हुए बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। फिर दरवाजे पर किसी औरत के बोलने की आवाज़ आई। वो जायदा से पूछ रही थी, खैर तो है जायदा, तुम्हारे घर पुलिस आई है? वो किसी का पता पूछ रहे थे। जायदा ने पूरी तौर पर बात बना दी। मैंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम। किसका पता पूछ रहे थे? हनीफ चुगताई का। जायदा ने बर वक्त एक नाम तख्लीक किया। मैं इसकी फनकारी को मान गया। इस औरत ने जवाब दिया, ये नाम तो मैंने भी पहली मरतबा सुना है। मेरे ख्याल में हमारी गली में तो इस नाम का कोई शक नहीं रहता। मेरा भी यही ख्याल है। रहमत खाला, जायदा ने कहा। फिर दरवाज़ा बंद करके वो बैठक में आ गई। मैंने कहा, तुम तो खासे ज़हीन और हाजिर जवाब हो रहे हो। उसने अपनी तारीफ सुनकर कोई तबसरा ही नहीं किया और अजलत से बोली, थानेदार साहब, आपको जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लें। कोई आ गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी।
ابھی تو جو ہے میں نے رحمت خالہ کو ٹال دیا، اگر فضل کریم کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ لوگوں کو